क्लास को। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो माई सेल्फ हाफिज जुनैद, बिजनेस लॉ का टीचर। मैं बेसिकली बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, टैक्स जो है वो लॉर्ड कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी या HSB या CA म्यूजिक डिस्कशन या CA ब्रांड, आप किसी भी नाम से इनको जानते हैं, तो ये सारों के ऊपर बेसिकली मैं तकरीबन पिछले 4-5 साल से जो है वो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आज की बेसिकली जो क्लास है, ज्यादा इंट्रो में नहीं जाते, आप सब बहरहाल देखते रहते होंगे यूट्यूब के ऊपर भी, आपको कम से कम कुछ आइडिया होगा मेरा। आज की क्लास का कुछ खास पर्पज है, क्योंकि हमारी जो पोस्ट रिजल्ट फास्ट ट्रैक बैच है वो इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है कल से। मतलब हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, आज हम उसकी ओरिएंटेशन भी एक किस्म की कर लेंगे। और दूसरे नंबर पे अब ये जो जितना टाइम रह गया है हमारे पास, ये वो मिनिमम पॉसिबल टाइम रह गया है जिसके अंदर आप लॉ को निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर कोई मेरे से जनवरी के शुरू में या जनवरी के वीडियो में पूछ रहा होगा कि सर क्या हम निकाल सकते हैं इसको या नहीं निकाल सकते, सेल्फ स्टडी के या लेक्चर पे, तो बेटा सीधा सीधा ना ही समझ लेना। फिर क्या कहते हैं, इसके बाद टाइम बहुत कम रह जाएगा। उसकी वजह क्या है, हम लॉजिकली सारी चीजों को लेके चलेंगे। ओके, तो मूव करते हैं। आज की क्लास हम एजेंडा के मुताबिक चलेंगे। हम पहले सिलेबस सारा देखेंगे, इवेल्युएशन करेंगे इसकी। उसके बाद हम रिमेनिंग टाइम जो है हम इसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपका क्या प्लान होना चाहिए, किस पैटर्न के ऊपर आपको मूव करना चाहिए, वो भी हम इंशाल्लाह आज की क्लास में देखेंगे। और एट द एंड हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, लेकिन पेपर की टेक्निक के ऊपर हम स्पेसिफिक एक सेपरेट क्लास रखेंगे कि लॉ का पेपर बेसिकली करना कैसा होता है। चलिए मूव करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, तो जाहिर सी बात है कि इस बार ज्यादा बच्चे बिजनेस लॉ में ही अपेयर हो रहे हैं। कंपनी लॉ एक जो कंबाइंड सब्जेक्ट हमारा हुआ करता था बिजनेस लॉ का और कंपनी लॉ का, वो स्प्लिट आउट हो गया, उनको सेपरेट कर दिया गया है। बिजनेस लॉ अलग कर दिया गया है, कंपनी लॉ अलग कर दिया गया है। तो बहरहाल इनके अंदर कुछ चीजें ऐड हुई हैं। अब ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि एडिशन किस लेवल की हुई है। हम देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे एडिशन हुई है, और मजे की बात इसमें डिलीशन भी हुई है। पहले ये 50 नंबर का पोर्शन था, अब इसको 100 मार्क्स का कर दिया गया है पूरे का पूरा। तो पेपर पैटर्न को भी देखेंगे। पहले 30 नंबर के MCQs हुआ करते थे, अब 15 नंबर के आएंगे। बिजनेस लॉ में से सेम इस तरह 15 नंबर के कंपनी लॉ में आपको मिलेंगे। और बाकी बेटीज हम इसका चैप्टर वाइज, हम इसकी कैटेगरी वाइज और जो पेजेस वगैरह हैं, इसके बाद स्टडी का तरीका, नोट्स वगैरह बनाने हैं, उनका क्या तरीका है, किस तरह काम करेंगे, कितने दिनों में हमने तैयारी करनी है, कितने दिनों में हमने रिवीजन करनी है, पास पेपर कवरेज का प्लान आपका क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें बेसिकली आज हम अपनी वीडियो में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपके क्वेश्चन आंसर एंड पे होंगे इंशाल्लाह, लाइव होंगे। आप दरमियान में अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन आती है तो आप वो पूछ सकते हैं। एट द एंड जो है वो हम थोड़ा सा टाइम रख लेंगे, आपके तमाम क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा इंशाल्लाह। चलो जी, तो सबसे पहले लॉ बेसिकली इसके क्या कहते हैं, पोर्शन बना दिए हैं। मतलब आई कैप ने इसके कुछ पोर्शन बना के इसको डिवाइड कर दिया है। पहले इस तरह नहीं होता था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता था, साथ में हर चैप्टर का नाम होता था, पोर्शन नहीं हुआ करते थे। सर वॉइस इशू आ रहा है, बाकी सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा नाम हाफिज जुनैद है। शफकत जो है वो हमारे मैनेजर हैं, तो बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। तमाम स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले सकते। अब बाकी किसी को इशू है? नहीं है बेटा। अगर किसी को इशू है तो आप थोड़ा सा नेट को छेड़छाड़ करें या रिज्वाइन कर लें, होपफुली ठीक हो जाएगा। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होगी। चलिए, फिलहाल इसकी कुछ कैटेगरीज बना दी गई हैं। अब बेटा देखो, मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि भाई 50 नंबर का पेपर, मतलब पहले ये पोर्शन, ये वाला A, B, C, D और E, ये पोर्शन सारा 50 मार्क्स का होता था। इस मतलब 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 6 कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें से 5 कैटेगरीज जो हैं वो हमारे ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड है। और मजे की बात, इसमें से चीजें डिलीट हुई हैं। पुराने सिलेबस में से काफी हद तक चीजें जो हैं वो डिलीट हो गई हैं। अच्छा, अब जो नई ऐड हुई हैं, क्या उनका वेटेज 50 नंबर का है? मतलब जो सब्जेक्ट, अब जाहिर सी बात है कि ये एक पोर्शन टोटली न्यू ऐड हुआ है, क्या इसका वेटेज 50 मार्क्स का हो सकता है या नहीं हो सकता? इसको 50 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इस अटेम्प्ट में बिजनेस लॉ कम से कम क्यों निकाल लेना चाहिए, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ओके, इसकी 6 कैटेगरीज जो है वो बना दी गई है। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 2 आप कह सकते हैं, पार्टनरशिप एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड अदर बिजनेस लॉ। तो ये बेसिकली मेन कैटेगरीज हैं
जिसमें उसने उनको डिवाइड करके वेट किया है। टोटल 18 चैप्टर हैं बिजनेस लॉ के अंदर। पहले इसके 10-11 चैप्टर हुआ करते थे, अब इसको 18 कर दिया गया है। 3 चैप्टर तो टोटली नए ऐड हुए। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो रेड कलर में हाईलाइट है चैप्टर, ये वो चैप्टर हैं जो मस्ट टू डू है, मतलब इनको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। अगर आप मेरे से पूछेंगे रट्टा मारना है तो भाई रट्टा ही मारना है। इन चैप्टर के अंदर कंसेप्चुअल चीजें बहुत कम है, टोटल रट्टा है, स्ट्रेट रट्टा है, खासतौर पर लास्ट 3 चैप्टर। ओके, मूविंग ऑन। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम है, ये भैया इसका टोटल वेटेज है 5 से 8 मार्क्स का। 5 to 8 मार्क्स इसका वेटेज है, मतलब 100 में से एवरेज हम कह सकते हैं कि इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन बहरहाल मस्ट आएगा। सेम इस तरह अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1 की बात करें तो 20 से 25 नंबर का इनका वेटेज है, और इसके अंदर टोटल चैप्टर 4 है। 4 चैप्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, 20 से 25 नंबर। तो एवरेजली 5 नंबर जो है, 5 से 6 नंबर जो है वो हर चैप्टर में से पूछेगा। देखो बेटा, इस बार ये नहीं होना कि किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा या किस पे नहीं है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इस तरह की वेटेज नहीं दी गई थी। जस्ट ये वेटेज होती थी जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतने का है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इतना है, पार्टनरशिप इतना है, बात खत्म। पहले इस तरह वेटेज होती थी। अब क्योंकि उसने कैटेगरी बना के दिया, तो इसका मतलब है कि भाई उसने कुछ चीजें स्पेसिफिक की हैं। मतलब इसका कि अब इनमें वो जो पहले हम सिलेक्टिव स्टडी पे निकल जाते थे, मिसाल के तौर पे अगर मैं पुरानी स्कीम के मुताबिक बात करूं तो मैं बच्चों को पढ़ाते हुए सबसे पहले कंपनी लॉ 1 महीने में खत्म कर देना होता था, 50 नंबर कवर, क्योंकि वो इसका 1/3 पोर्शन था पूरे सिलेबस का। उसके बाद पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और चैप्टर 1 करके हम अपना 85% टू 80 to 85% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया करते थे विद इन 1.5 मंथ या 2 मंथ। उसी वजह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता था, ये 15-20 नंबर का होता था, तो हम इसको लाइट लेके चलते थे, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा होती थी, रिवीजन स्टार्ट हो जाती थी, उसके टेस्ट हुआ करते थे, 7-7, 3-3, 4-4 बार रिवीजन हो जाती थी। तो ये होता था कि मार्क्स सिक्योरिंग एरिया था, सिलेक्टिव स्टडी का टॉपिक बन गया था। मतलब हमें पता था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक एजेंसी का चैप्टर है, उसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना। इस तरह परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है चैप्टर, उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना। तो ये चीजें हमें पता थी बेसिकली, जिसकी वजह से 5-6 चैप्टर टोटली इररेलेवेंट हो जाते। तो आई हमने क्या किया, इस बार कैटेगरी बना दी है ताकि सिलेक्टिव स्टडी जो है ना उसकी वार्ड लगाई जा सके थोड़ी। तो लिहाजा अब जब कैटेगरी बन गई तो इसका मतलब है कि हर चैप्टर को वेटेज दिया गया है, हर चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। तो अब ये पॉसिबल है। पहले अगर मैं कहता कि 9 चैप्टर में से 20 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, 20 नंबर का पेपर बनाना है, तो भैया ऑफकोर्स एक मसला था भाई, कितने मतलब 3-3 नंबर का क्वेश्चन बनाए, 2-2 नंबर का, ऐसा तो नहीं होता। 5 नंबर 6 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन होता है, एक आधा शॉर्ट एक आधा लंबा देना होता है। तो सारे चैप्टर तो नहीं हो सकते थे, स्किप हो जाते थे 2-3 चैप्टर। अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि 25 नंबर का पेपर 4 चैप्टर में से बनाए, तो हर चैप्टर में से 6 नंबर आराम से बन सकते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले सिलेक्टिव स्टडी साइड पे रख दें। अब ये वाली टेक्निक काम नहीं आनी अगर आप सोच रहे हैं। नंबर 2 के ऊपर बेटा जो क्वेश्चन आता है, क्या सर हम ओल्ड लेक्चर से तैयारी कर सकते हैं? तो बेटा ओल्ड लेक्चर से तैयारी हो सकती है, एक्सेप्ट इन 3 चैप्टर के। 3 चैप्टर के अंदर इनके अंदर कुछ चीजें हैं और वो काफी डिफिकल्ट है। बेसिकली डिफिकल्ट इस लेवल में नहीं है कि उसके अंदर कोई लॉजिक है या कंसेप्ट है, डिफिकल्ट इस लेवल में है कि वो एक टोटली डिफरेंट चीज है। मतलब यहां तक जब हम पढ़ रहे हैं ये सारा सिविल लॉ है, ये 3 चैप्टर जो है ये क्रिमिनल लॉ के, तो टोटल 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है चीजें। इसके लिए आपका मेंटली मैच्योर होना इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज है, तो वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टोरीज हैं, जो किस्से हैं, मिसाल के तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाए तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए हुदैबिया पेपर मिल केस में क्या चल रहा है, इसाकदार के ऊपर क्या केस चल रहे हैं, आसिफ जरदारी के साथ क्या चल रहा है, ओमनी ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है, शुगर मिल केसेस क्या है। तो ये सारी चीजें जब आप स्टडी करते हैं तब आपको मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट खुल के क्लियर हो जाता है। इसका चैप्टर से लेना देना नहीं है, वहां पे जो टॉपिक है उनके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, वो जस्ट रटा है स्ट्रेट। ठीक है, सेम इस तरह बाकी तमाम चीजें जो है वो अंडरस्टैंडिंग वाली है। उसके बाद बेटा जो इसका दूसरा पार्ट बी है, उसके अंदर 20 से 25 का वेटेज और हमने देखा 4 चैप्टर इन्वॉल्व है। इस तरह अगर आप पार्ट सी की बात करें तो इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर इन्वॉल्व है और वेटेज 25 से 30 नंबर का, तो मतलब 5 से 6 नंबर का वेटेज हर चैप्टर का इसमें मौजूद है। सेम इस तरह जो पार्टनरशिप एक्ट है ये 10 से 15, पहले इतना होता था 8 से 10 होता था या 10 से 12 था, अब इसको 10 से 15 कर दिया गया है। क्या इसके अंदर कुछ एडिशन हुई है? क्या जारी बात है, एक वेटेज बढ़ाया गया है तो बहरहाल कोई एडिशन होनी चाहिए। नहीं बेटा, कोई एडिशन नहीं है, जीरो एडिशन कह सकते हैं आप इसको। मिनिमम अगर 1-2 लाइन को 2 लाइनों का ही मटेरियल सा इम्पैक्ट निकाल दिया जाए तो इसके अंदर कोई एडिशन नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये 5 से 12 कर दिया गया है, पहले 12 से 15 का हुआ करता था। तो क्या इसमें चीजें डिलीट हुई है? जी बेटा, थोड़ी सी चीजें इसके अंदर डिलीट हुई है, लेकिन मेजर पोर्शन बहरहाल फिर भी वही का वही मौजूद है।
उसके बाद लास्ट जो है 20 से 25 नंबर का, उसके अंदर ये 3 चैप्टर हैं और तीनों टोटली न्यूली एडेड चैप्टर हैं। मतलब इनका पुराने किसी सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, ये पिछली स्कीम में भी नहीं था, 2013 से पहले भी नहीं था और उससे पहले भी नहीं था। ये फाइनल लेवल के कॉर्पोरेट लॉ का हिस्सा होता था, लेकिन अब उसको इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो लिहाजा ये एक छोटी सी वेटेज समरी की हमने बात की। अब जब हम थोड़ा सा स्टडी वाली साइड पे जाते हैं, अब जो अगली बात ना बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि स्टडी कैसे करनी है। देखो हम कहते हैं एक होती है हार्ड स्टडी, एक होती है स्मार्ट। मैं नॉर्मली बच्चों से क्वेश्चन करता हूँ और ये हर मैं बैच में तकरीबन करता हूँ कि आपके ख्याल में बच्चे पास क्यों नहीं होते लॉ के अंदर, मतलब इसका रिजल्ट 30-35% क्यों रहता है? तो 35 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 25 तक रहता है, 30 से ऊपर नहीं जाता। तो कुछ कहते हैं जनाब जी बच्चे पढ़ते नहीं है, कुछ कहते हैं जनाब जी बच्चे जो है वो मेहनत नहीं करते। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या सिर्फ लॉ के साथ ही उनका कोई इशू है? मतलब लॉ ने कोई उनकी पुठी मारी हुई है भाई, वो लॉ नहीं पढ़ते, बाकी सारों का रिजल्ट 40% पे भी निकल जाता है, इसका क्यों नहीं निकलता? तो बेटा बेसिकली इसकी रीजन ये है कि हम लॉ को वैसे ही तैयार करने की कोशिश करते हैं जिस तरह के हम इकोनॉमिक्स को करते हैं। लॉ को भी हम वैसे तैयार करने की कोशिश करते हैं जिस तरह के हम बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बीएमबीएस होता था हम उसको करने की कोशिश करते हैं, मतलब रटा। तो भैया लॉ का जो पेपर होता है ना बच्चे, उसके अंदर जस्ट लॉ के पेपर के अंदर जो आपका नॉलेज है वो जस्ट 30 to 35% मैटर करता है। मतलब कहने का कि स्ट्रेट क्वेश्चन सिर्फ 30 नंबर के ही होते हैं, जिसमें आपका नॉलेज टेस्ट होता है कि जो रटा मारने वाले को यहाँ पर, तो सिर्फ वो चीज टेस्ट होती है 31 नंबर की। तो लिहाजा इस वजह से हमारा रिजल्ट भी यही रहता है। बेसिकली जो 70% चीज मैटर कर रही होती है वो कुछ और ही है। लॉ के अंदर ये मैटर नहीं करता आपने रटा कितना अच्छे तरीके से मारा हुआ। क्यों बच्चे देखो बेटा, जब भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है ना, तो वहां पे ये चीज नहीं होनी कि आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, आपने जबानी बैठ के सारा कुछ करना। तो क्या मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हम कोई डॉक्टर थोड़ी है कि भाई ऑपरेशन थिएटर में खड़े हैं तो वहां पे बुक नहीं खोल सकते और ऑपरेट करना है। हालांकि वहां पे डॉक्टर भी बुक खोल के देखते होते हैं, चीजें कंसल्ट करते होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो हम तो फिर कंसल्टेंट होते हैं भैया। तो हमारे पास बुक जब फ्यूचर में भी मौजूद है तो हमें अभी क्यों रगड़ा लगाया जा रहा है कि सारा कुछ जबानी करो? तो हम भी इसी अप्रोच के ऊपर चल रहे होते हैं कि शायद हमें बुक याद करने के लिए कहा गया है, या हमने बुक को याद करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर हम देखें तो पूरी बुक के 294 पेजेस हैं, इनको बेटा याद करने बैठ जाए ना तो आपको एक साल भी काफी नहीं, एक साल में भी आप याद नहीं कर सकते। आप एफएसए की बुक उठा के देखें, हमसे वो याद नहीं होती थी एक साल लगा के। सीए की लॉ की बुक 294 पेजेस आप याद नहीं कर सकते। तो लिहाजा इससे एक चीज जाहिर हुई कि देखो बुक याद करना आपको पेपर पास नहीं करा सकता। क्या बुक याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुक याद करना इंपॉर्टेंट नहीं। क्या याद करना इंपॉर्टेंट है? बुक के अंदर मौजूद प्रोविजन, रेलिवेंट प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, मटेरियल, उनको याद नहीं कर। अच्छा, अब भाई तो वो क्या चीज है बेसिकली जो मैटर करती है, जो 70% मैटर करती है लॉ के पेपर के अंदर, कि भाई इसको मैंने परफॉर्म करना है। एक मिनट दीजिए मुझे जरा। अच्छा जी, तो वो क्या चीज है जो बेसिकली मैटर करती है? देखो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि क्यों क्या हमारे पास बुक्स प्रैक्टिकल लाइफ में अवेलेबल होती है। देखो मेरे पास ढेर लगा हुआ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ है, नीचे कॉर्पोरेट लॉ पड़ा हुआ है, बेयर एक्ट पड़ा हुआ है, हमारे पास बुक्स तो मौजूद है। बेसिकली चीज क्या है कि मेरे पास एक सिनेरियो आया, मेरे पास एक केस आया प्रैक्टिकल लाइफ का, उस प्रैक्टिकल लाइफ के केस को मैंने बुक के साथ रिलेट करना, एंड देन मैंने उसको इवेलुएट करके एक आंसर प्रोड्यूस करना। ये वाला जो काम है ना बेटा, बेसिकली लॉ के अंदर ये मैटर करता है। 70% ये चीज मैटर करती है कि आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करते, एक केस को इंटरप्रेट कैसे करते, उसको आप इवेलुएट कैसे करते, उसके बाद उसको आप आंसर उसका ड्राफ्ट कैसे करते, और एट द एंड क्या आपका क्वेश्चन और आपका आंसर लॉजिकली कनेक्टेड भी है कि नहीं है। असल मसला ये होता है कि हम आंसर तो लिख लेते हैं लेकिन वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। मैं इसके आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जब हम खासतौर पे ना ऑनलाइन बैठ के बुक कोई पीडीएफ फॉर्म में स्टडी करना शुरू करें और वो तकरीबन 5-6 लाइनें पढ़ने के बाद ना हमें फील होता है कि जनाब बिल्कुल जरूर एट एंड इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि भैया
जब हम किसी पीडीएफ बुक को पढ़ रहे हो ना, एक हमारे हाथ में किताब है वो ठीक है, चलें फिर भी हम किसी हद तक उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, लेकिन एक पीडीएफ बुक जो होती है उसको पढ़ने में थोड़ा मसला होता है। हम 4-5 लाइनें पढ़ने के बाद जब छठी लाइन पे जाते हैं, पिछला हमारे दिमाग से अरेज हो चुका होता है। आप सबके साथ होता होगा प्रैक्टिकली, फिर हम दोबारा पढ़ते हैं, फिर हम दोबारा पढ़ते हैं, 8-10 बार कोशिश करते हैं और हम एक पैरा पूरा नहीं कर पाते, तो क्यों? हम गायब दिमाग बैठे होते हैं और उसके बाद उठा के बुक साइड पे रखते हैं और चले जाते हैं। सेम चीज यही होती है हमारे साथ एग्जाम में, कि हम 3 लाइनों से निकल के चौथी लाइन पे जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें खुद याद नहीं रहता कि क्वेश्चन क्या था, पिछली 3 लाइनों में हमने क्या लिखा है, अगली 3 लाइनों में हमने क्या आंसर देना है, कहाँ पे मैंने बेस बनानी है, कहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करना है और कहाँ पे मैंने कंक्लूजन देना है। तो बुक आपके पास मौजूद है तो मतलब ये हुआ कि बुक को याद करना आपसे रिक्वायर नहीं है। प्रैक्टिकल केस आपको आई कैप दे देता है, तो मतलब केस भी आपके पास अवेलेबल है, बुक भी आपके पास अवेलेबल है। फाइनल में तो ओपन बुक है ना भाई। अगर हम बात करें कि रट्टा ही जाइए, हमें बुक ही चाहिए, तो फाइनल में तो ओपन बुक है, वहां तो आप बेरट्टा लेके जा सकते हो। तो लिहाजा फिर भाई क्या मसला है इसमें? असल चीज जो है वो केस को इंटरप्रेट करना, उसको ड्राफ्ट करना, उसके बाद उसको आंसर करना एंड फिर लॉजिकली कनेक्ट करना उसको क्वेश्चन के साथ कि देखो आपने ये क्वेश्चन दिया था, उस सवाल से इसका आंसर ये बन रहा है। तो लॉ जो होता है बेटा, बेसिकली अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, लॉ मेकिंग बॉडीज या लीगल बॉडीज हैं, वो 3 है। पार्लियामेंट जो हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट होता है, जिन्होंने कानून बनाने होते हैं, और बात है कि वो हमें बेवकूफी बनाते हैं, बहरहाल कानून बनाने होते हैं। नंबर 2 अदलिया होती है, जिन्होंने कानून को इंटरप्रेट करना होता है। नंबर 3 पे पुलिस होती है, जो कि कानून को इम्प्लीमेंट करती है। तो 3 इदारे होते हैं। तो लिहाजा पार्लियामेंट कानून बना देती है, हम वहां पे फॉल नहीं करते, हम लॉ मेकर नहीं है। उसके बाद पुलिस जो आती है वो कानून को इंटरप्रेट करती है, उनके पास लॉ की बुक नहीं होती, उनको अदालत से ऑर्डर आता है जी इसका मतलब ये है, तुम इसको फॉलो करो। पुलिस के पास लॉ की बुक नहीं होती। ये जो जज होता है बीच में, इसके पास कानून की बुक होती है और इसने इंटरप्रेट करना होता है चीजों को, और इसने फिर फैसला देना होता है। तो हम ये जज होते हैं बेटा, हमारे पास बुक होती है, हमारे पास नॉलेज होता है, हमारे सामने केस आता है, हमने केस को इंटरप्रेट करना है एंड उसको फिर एक्सप्लेन करना है। तो लिहाजा लॉ के पेपर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, सबसे पहले आपने पढ़ना क्या, कौन सी बुक पढ़नी है, कितना रट्टा चाहिए आपको, कितना आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये पहले स्टेप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर सॉल्व करना पहले स्टेप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर सॉल्विंग सबसे मुश्किल चीज है। ओके, अब अगर हम बात करें कि भैया आपको बुक याद करनी है, अगर हम बात करें कि स्टडी कहाँ से करना है, आई कैप स्टडी टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो भैया उसके अंदर टोटल हमारे पास 294 पेजेस मौजूद हैं। तो भैया इनको रट्टा मारने बैठोगे, दिन गुजर जाएगा। एक तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हमारा दिमागी तौर पर, यार इतनी बड़ी बुक, मिसाल के तौर पे वो IFRS वगैरह ये पढ़ी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी बुक जब हम शुरू में पढ़ा करते हैं, यार ये अभी तैयार करनी है हमने, लेकिन अब हमें पता चलता है कि इसको बेसिकली पढ़ना कैसे है, ये बुक याद नहीं करनी हमने यार, हमें हमें ये बुक क्यों दी गई कि भाई आपने इसको पढ़ना कैसे है। तो लॉ की बुक आपको याद करने के लिए नहीं दी गई, इसलिए दी गई है कि आपने इसको पढ़ना कैसे है। तो लिहाजा बुक याद नहीं करनी, पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आज का, बुक याद नहीं करनी। दूसरा क्वेश्चन, क्या बुक पढ़नी भी नहीं है? नहीं, बुक जरूर पढ़नी है, बुक को लाजमी पढ़ना है विदाउट एक्सप्लेनेशन। आप कैसे चीजों को समझोगे, लेकिन याद क्या करना है वो बुक नहीं कर, याद सिर्फ आपको रेलिवेंट चीजें करें भाई जिनसे क्वेश्चन आता है। आप एक्सप्लेनेशन क्यों याद करते? आप एक प्रोविजन उठाओ, पढ़ो, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, उसकी एग्जाम्पल पढ़ो, एंड देन एट एंड आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस प्रोविजन क्या है, आपको प्रोविजन रटी होनी चाहिए, और अगर मैकेनिज्म आपको पता हो, उसको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट एक मैकेनिज्म ही तो होता है इसको कैसे इंटरप्रेट करना है बेसिकली। तो लिहाजा बुक भी याद नहीं करनी। तो बेटा याद क्या करना है, इसका बेहतरीन तरीका कि आप अपने नोट्स बनाएं, आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें जिनको रटा मारना है। जब नोट्स आप बनाएंगे तो ये छोटी सी नन्ही सी किताब रह जाएगी।
तो पहले नंबर पे तो भैया हमारे जहन से वो वाला फेयर खत्म हो जाएगा जो फोबिया होता है कि यार इतनी बड़ी बुक है, हम इसको तैयार कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करना है, बुक लाजमी पढ़नी है, तमाम एग्जाम्पल पढ़नी है, तमाम क्वेश्चन पढ़ने, छोड़ना नहीं है उसको, जस्ट रीड करना है। जस्ट आपने रीड करना है, रीड करने के बाद आपने उनके नोट्स बनाने हैं जो रेलेवेंट प्रोविजन है जस्ट उसके, फिर उन नोट्स को याद करना है। अब अगर हम नोट्स की बात करें बेटा, मिसाल के तौर पे जो मैंने बनाया हुआ, हम एक कंपैरिजन लेके चल रहे हैं चीजों का कि क्या कुछ मतलब कंपैरिजन है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं, ये 6 नंबर का एवरेज है, 5 से 8 इसको रखो, 6 नंबर का एवरेज। इसके बुक में 18 पेजेस मौजूद है, लेकिन जो मैंने नोट्स बनाया उसके अंदर 6 पेजेस हैं। अब भाई 6 पेजेस को याद करने के लिए आपको कितने दिन चाहिए? 6 पेजेस 6 मार्क्स, और इसके अंदर से तो क्वेश्चन भी स्ट्रेट आता है, पहले चैप्टर में से स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, वो आपसे प्रोविजन पूछता है, वहां पे कोई केस वगैरह नहीं होते, कोई लॉजिकल कंसेप्ट नहीं होते। अच्छा, उसके बाद हम अगर अपने दूसरे चैप्टर पे शिफ्ट करें, 18 पेजेस का बुक के अंदर मौजूद है, इसके नोट्स 4 पेजेस के हैं। जैसे क्या है, बाकी बाकी एग्जांपल्स हैं, एक्सप्लेनेशन हैं। अगर आप बुक से पढ़ने लग जाओगे तो भैया ये पेज काउंट करने में ही आपका टाइम वेस्ट हो जाना ज्यादा। पेज की ये उलटने पलटने में आपने अच्छा खासा अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो लिहाजा स्मार्ट स्टडी करनी, ठीक है। नोट्स बनाए, ये मैंने कंपैरिजन में वो नोट्स बनाए जो मैं नॉर्मली क्लास में पढ़ाता हूँ, जो मैंने अपने बनाए हुए हैं। तो मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये वो नोट्स है जिनके अंदर तकरीबन तमाम प्रोविजन मौजूद है। क्यों भाई, पिछले बिल्कुल 10-12 अटेम्प्टों से बच्चे के पास हो रहे हैं इसमें से, तो लिहाजा ये वो मैक्सिमम सफिशिएंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोट्स हैं, आप कर सकते हैं। मतलब 18 पेजेस बुक के अंदर, 4 पेजेस नोट्स के बनते हैं। सेम इस तरह चैप्टर 3 की बात करें, 20 के 5 है। अच्छा, अब ये इस तरह ही है, मतलब 1/3 हर चैप्टर का टोटल वेटेज का 1/3। अच्छा, एक और मजे की मैं बात बताऊं, इनमें से खासतौर पर ये जो लास्ट वाले चैप्टर हैं, चैप्टर 13 अबव, इनके अंदर मैंने नोट्स के अंदर एग्जाम्पल्स भी शामिल किए, तो इतने पेजेस बने हैं एग्जाम्पल शामिल करके। शुरू वाले में 1-2 एग्जाम्पल मैंने शामिल नहीं की, क्योंकि उनका एक सेपरेट तरीका कार है, वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ उनके एग्जाम्पल करेंगे, वो और तरीके से तैयार होनी है। लेकिन मैंने इनके अंदर एग्जाम्पल्स भी शामिल किए, तो ये इतने पेजेस है जिनको याद करना है। तो भाई अगर हम टोटल पेजेस की याद करें बात, तो भैया 94, 300 पेजेस की बुक में से सिर्फ आपको 94 याद करना है, और हमारे पास टाइम कितना रहता है भाई? 77 डेज। आधा दिसंबर, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च की 7 से पेपर स्टार्ट होना, चले 1 मार्च तक हम करते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते, फिर भी हमारे पास 70 दिन बचते हैं। कितने पेजेस याद करने का? टोटल 94 पेजेस याद करने हमने 70 दिन में। एक दिन में एक पेज याद नहीं होता, वर्क नहीं, पेज जस्ट सिंगल साइड। और उन पेजेस पे भी क्या है, जस्ट डेफिनेशन, मेजॉरिटी इसमें से डेफिनेशन है। मतलब अगर मैं बात करूं, जिस तरह के ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसके टोटल पेजेस हमारे 13 बन रहे हैं, सिर्फ 2 पेजेस इसके अंदर ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल है, जिनके अंदर से केस स्टडी बन सकता है, क्रॉसिंग ऑफ चेक वाला टॉपिक है, या इस तरह दूसरा उसके अंदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, पेमेंट इंडिविजुअल, 2 पेज। बाकी तो सारा उसके अंदर रहता है। पार्टीज हैं, कौन कौन सी हैं, एसेंशियल्स हैं तीनों के, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक वगैरह के, और इसमें है क्या। तो भैया इन 94 में से अगर मैं प्रैक्टिकल पेजेस की बात करूं कि जिनमें से तकरीबन 70% पेपर बनता है, वो तकरीबन कोई 20-30 पेजेस होते हैं। अब मसला यही है कि भाई हम शुरू से ही ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं, या तो हम क्लासेस पूरी नहीं लेते, या हम किसी से गाइडेंस नहीं लेते, हम बुक उठाते हैं और कहते हैं जी बस ठीक है, इसको पढ़ना शुरू करो, यही सिलेबस है, इसको सारा रट्टा मार लो, पेपर निकल जाएगा। और एट टाइम क्या होता है, 28% रिजल्ट आता है आई का। तो भाई लॉ के अंदर ये चीज सबसे ज्यादा वैलिड है, ये वाली बात के स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी मत करो। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, आपको सिर्फ प्रोविजन याद करनी है। याद करने वाली चीज वही है। अगली चीज है दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपने क्वेश्चन को कैसे उसके साथ रिलेट करना है। ये बेटा आपको पास पेपर की प्रैक्टिस से आना है। हर चैप्टर के अगर आप 6 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन भी साइड पे रखो, आप उस चैप्टर के अंदर मौजूद जस्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो भी मोर देन इनफ है। लास्ट टाइम वाला पेपर 70% एग्जाम्पल में से था।
और मैंने उसके ऊपर जो वीडियो बनाई थी पेपर इवेल्युएट करने की, उसके अंदर मैंने सारा हाईलाइट किया था कि ये एग्जाम्पल के अंदर चीज मौजूद है, प्रोविजन के अंदर नहीं। वो सारे पास पेपर ही हैं जो एग्जाम्पल दी गई है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं स्टडी टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, तो भैया हमारे पास टोटल 294 पेजेस हैं। अगर हम उनको नोट्स की फॉर्म में करें तो तकरीबन 94 पेजेस हमारे पास बचते हैं। अब अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इनमें से कौन से मस्ट डू चैप्टर है, मतलब जिनको लाजमी करना। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लास्ट 3 चैप्टर है। आप जरा देखें इनके मार्क्स कितने हैं, 20 से 25 मार्क्स है, नंबर 1। अब जरा इनके पेजेस देखते हैं, 5, 3, 8 और 5, 13 पेजेस के 25 नंबर है। और ये 13 पेजेस वो हैं जो शॉर्ट समरी नहीं है, तकरीबन वही वाले मैंने उठा के यहाँ पे डाले हैं जो बुक के अंदर एग्जाम्पल वगैरह बीच में डाल के। 13 पेजेस 25 नंबर के हैं, कौन बेवकूफ छोड़ना चाहता है इसे, पहले मुझे ये बता दो। तो लिहाजा सबसे पहले आपने ये 3 चैप्टर कर हाईली रिकमेंड, कुछ भी नहीं छोड़। 3-3, 4-4 टॉपिक इसके अंदर मौजूद है हर चैप्टर के अंदर। लास्ट चैप्टर तो टोटल है ही 5 नंबर पेजेस का, 5 पेजेस, 3 पेजेस, 5 पेजेस, यही है इसके अंदर। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट अगर आप कहीं से टेस्ट वगैरह कर लेते हैं मोर देन इनफ है, स्ट्रेट क्वेश्चन होने। सेम इस तरह उसके बाद अगर हम जाएं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो इसके अंदर जो प्रोविजन रिलेटिंग टू चेक है 15वां चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन मस्ट आना है, 4 पेजेस है सारे। 5, 6 यार देखो ना, 5 से 12 एवरेज हम रखें 9 नंबर, तो यार इन दोनों में से 4-4 तो आ ही जाएंगे ना। 4 नंबर के लिए आपको 4 पेजेस याद करने हैं, और 4 पेजेस टोटल है। जो याद करने वाला इसके अंदर वो ट्रिकी टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे कहते हैं, वो सिर्फ 1 पेज है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा प्रिपरेशन का अंदाजा लगाते हैं, तो थोड़ा सा हम कुछ अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई आपको कुछ ना कुछ लॉ का आइडिया मौजूद है, आप सेल्फ स्टडी पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, आप सारा कुछ खुद करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, फ्रेशर वालों के लिए ये वाली हायरार्की रिकमेंडेड नहीं। फ्रेश बच्चा जो फर्स्ट टाइम लॉ ले रहा होता है, बेटा आपके लिए एक लॉ के अटायर में आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसने एक बार पहले पढ़ा हुआ है ना, उसको टर्म्स, उसको लीगल टर्म उसको समझ आती है कि किस तरह हमने इसको पढ़ना है, किस तरह हमने इसको इंटरप्रेट करना है। फ्रेश बच्चा जो है वो इस स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाएगा, वो खुद इवेल्युएट कर सकता है, खुद कर स्टडी करके कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। बहरहाल ज्यादा लेट नहीं करना। इसके बाद मतलब 13-14 के बाद फिर टाइम कम होता जाएगा। फिर अगर आप कहते हैं सर रिमेनिंग टाइम में लॉ पास हो सकता है, तो मेरी तरफ से अभी से ना है, हर किसी को इंडिविजुअली आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो लिहाजा मैंने अगर बात की है कि हम अगर इसी स्कीम को ही फॉलो करें, 6 पेजेस है, 2 दिन में हमने याद करने हैं। सेम इस तरह मैंने तकरीबन तमाम चैप्टर के साथ जो है वो पेजेस लिखे हैं। तो हमारे 38 डेज हमें चाहिए सिर्फ प्रोविजन याद करने के लिए, कोई प्रैक्टिस नहीं है इसमें, कोई इसके अंदर एग्जाम्पल्स नहीं करनी, जस्ट प्रोविजन याद करनी है, सिर्फ प्रोविजन याद करनी। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये चैप्टर अगर आप इनमें से एग्जाम्पल निकाल दें पेजेस में से, तो ये आधे रह जाएंगे, और आपको उन्होंने इन दिनों में कवर करना है। ये मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह। सिर्फ प्रोविजन याद करनी है, तो हम 38 डेज के अंदर ये सारी प्रोविजन हमारी कवर हो सकती है। उसके बाद 18 चैप्टर है भाई, डेली बेसिस पे एक चैप्टर के पास पेपर कर लो, एक चैप्टर का डेली बेस के ऊपर आप एक चैप्टर का। तो अब यार ये देखो, इस चीज के में नहीं पढ़ना कि यार संडे भी होता है, सैटरडे भी होता है, सोना भी होता है। देखो बेटा, या तो पढ़ लो या तो सो लो, या तो सीए कर लो या तो सो लो। पहले आपने पढ़ना है, टाइम मिले तो सोना है, नींद पहले नहीं आनी चाहिए, पहले काम आना चाहिए, बाद में नींद आ जानी चाहिए। कुछ ऐसा ही है ना यार, 1-1.5 महीना 2 महीने है, कर दो कुर्बान थोड़ा सा इसको, जिंदगी आसान हो जानी है इंशाल्लाह। हम पढ़ते थे ना मैट्रिक एफएससी में, तो कहा जाता था हमें यार ये एफएससी में अच्छे नंबर ले लो, आगे जिंदगी में सुकून है बड़ा, आगे मुझे लग जानी आपकी। भाई मैट्रिक करके एफएससी में आए, जिंदगी और आजाब होगी भाई। अब ये क्या है, अब एफएससी में फिर यही सुनते रहे कि यार एफएससी अच्छी कर लो, पास पेपर चैप्टर वाइज नहीं है, हर चैप्टर के साथ उसके पास पेपर कैसे करें। मेरा गला कुछ होगा बेटा, जो बुक के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन और एग्जाम्पल है वो सारे पास पेपर ही, आप उठा के देख लो, खुद एनालाइज कर लो।
पिछले 10-12 अटेम्प्ट के पास पेपर उठाओ, उनको एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मैच करो, आपको मिल जाएगा। बाकी मैं भी आपको अवेलेबल कर दूंगा, कोई मसला नहीं, आप मुझे मैसेज कर देना, बल्कि शफकत को कर देना, वो आपको भेज देगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम एफएससी में वो करते थे, हमें कहा जाता था जी एफएससी कर लो, आगे जिंदगी में बड़ा मौज है। एफएससी कर ली भाई, सीएमए जिंदगी और आसान है। अब यहाँ पे बैठ के टीचर यही बात कर रहे हैं कि सीए कर लो, ये पेपर कर लो, बड़ा मौज है। देखो बेटा, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली आपके सामने बैठे हैं, ये करके आया तो आगे सुकून था, ठीक है ना। एफएससी में जिस टीचर से हम पढ़ते थे वो पीएचडी हुआ करता था, तो हमसे वो 8 हरारकियां ऊपर हुआ करता था, हम आपसे 1 हरारकी ऊपर बैठे। तो लिहाजा इस बात का यकीन माने कि जब तक आपके पेपर नहीं निकलते, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी लाइफ वेस्ट हो रही है। एक पेपर भी अड़ जाता है ना बच्चे, ये अभी आपको इतना फील नहीं होगा, क्यों, अभी आप इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है। जब लास्ट में एक पेपर बचा होता है ना वो निगलने का होता है, ना वो उगलने का होता है। आप छोड़ के जा भी नहीं सकते होते, और आपकी मर्जी के मुताबिक वो पास ही नहीं हो रहा होता। क्यों, आप इतना टाइम लगा चुके होते हैं, किताबें पढ़ पढ़ के आप पागल हो रहे होते हैं, ना बुक पढ़ने का दिल करता है, ना फिर किताबें उठाने का दिल करता है। फिर हमारे शोर भी तो बहुत हो जाते हैं ना, हमारे साथ वाले बच्चे कुछ ज्यादा आगे निकल गए, कुछ का कैफ क्वालिफाई हो गया, हम अभी बैठे हैं, ये एक शर्मिंदगी हमें वक्री होती है ना। हम कॉलेज में जाते हैं क्लासें लेने के, भाई टीचर्स को कैसे फेस करेंगे, कोलीग्स को कैसे फेस करेंगे, हम दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं कि यार वो बंदा क्वालिफाई कर गया। अब मेरे साथ मेरे कुछ कोलीग मेरे से पहले क्वालिफाई कर गए, क्या शर्मिंदगी से मैं अगले 6 महीने उनसे मिला नहीं, फिर जब मेरा क्वालिफाई हुआ फिर मैं उनसे जाके मिला। और बिलीव में, जब हम आर्टिकल में थे, उनके आर्टिकल मेरे से 6 महीने पहले स्टार्ट हुई और मेरे से 6 महीने पहले खत्म हो गई। वो जो 6 महीने का आर्टिकल का पीरियड था ना, मैं, आप समझ नहीं सकते कि जब मैं एक ही कमरे में हम रहते हैं 3 बंदे, 2 के आर्टिकल खत्म है, सोए पड़े, मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ के पागलों की तरह सर्दियों में पानी गर्म कर रहा हूँ, गैस होती नहीं थी, फूके मार मार के गर्म करते थे, उसके बाद नहाना, मोटरसाइकिल पे, ठंडी मोटरसाइकिल, वो 18 किलोमीटर दूर फर्म होती थी, वहां पे जाना, फिर रात को 1 बजे 12 बजे जनाब बंदा वापस आ रहा है, आके देखा तो वो जनाब फिल्में लगा के हंस रहे हैं, इधर खाने के डब्बे खाली हुए पड़े हैं, ये वो खा पी के इंजॉय कर रहे हैं। तो क्या गुजरती है बंदे के दिल पे। तो एक एक दिन, आज का डिसीजन बेटा आपके फ्यूचर के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप समझ रहे हैं आज के दिन का किया गया एक एक काम आपकी आखिरत के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन चीजों को छोड़ दें यार, अभी थोड़ा सा कंफर्ट जोन अपना तोड़ दो, आराम वाला। जी मुझे चेयर मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, मुझे टेबल मिलेगी तो मैं फिर पढ़ूंगा, टेबल आ जाती है, चेयर आ जाती है, आपने फिर भी नहीं पढ़ना, ये बहाने हैं। आप नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, हम कहते हैं यार यहाँ पे थोड़ा सा गद्दा बिछाओ ना, सॉफ्ट जगह पे बंदा ठीक बैठ के पढ़ेगा, गद्दा आ जाएगा यार, फिर थोड़े कुछ दिन पढ़ेंगे, फिर कहेंगे यार चेयर टेबल हो तो बैठते हैं, तो आ जाएगी यार एसी लगाओ, तो ये चीजें नहीं खत्म होती। तो लिहाजा थोड़ा सा कंफर्ट जोन जो है ना वो अपना तोड़ो, अपने ऊपर तशद्दुद करना सीखो, थोड़ी सी एफर्ट करो, थोड़ी सी मेहनत करो। और देखना बेटा, ये इस तरह है कि ना, जिस तरह हदीस में आता है कि रोजे क़यामत से जब कोई शख्स जहन्नम से निकल के जन्नत में जाएगा ना, तो जैसे ही जन्नत में जाएगा वो सारी मुश्किलें भूल जाएगा, जहन्नम भूल जाएगा कि उसके साथ हुआ क्या था। सेम इस तरह एक गरीब शख्स दुनिया में जिसने बहुत मुश्किलात देखी होंगी, वो जब जन्नत में जाएगा दुनिया उसे एक ख्वाब लगेगी। सेम इस तरह होता है बेटा, जब आपका कैफ निकलता है ना, आपको ये सारी मुश्किलातें जो है ना वो ख्वाब लगना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी लाइफ वेस्ट हो रही है, आपकी फीसें वेस्ट हो रही हैं, माँ बाप पूछ रहे हैं पुत्र कब पास करना है। और बेटा एक बात ध्यान में रखो, आप लाखों भी कमाने शुरू कर दोगे ना, रिश्तेदार जब मिलेंगे आपसे यही पूछेंगे पुत्र कितने पेपर रह गए। आप उनको ये नहीं कह सकते कि तीनों की जवाब देना पड़ता है, मतलब ये हम फेस करते हैं ना, हमसे आप रिश्तेदार पूछते हैं भाई हम अर्न कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, फैमिली चला रहे हैं, दोनों की मसला नहीं, वो पूछते हैं बेटा कितने पेपर रह गए, और आपको नहीं पता कि इसमें कितनी शर्मिंदगी होती है बंदे को। तो बेटा हमारी अपनी कुछ मजबूरियां परेशानियां तो हर किसी की होती, लेकिन अभी आप जिस स्टेज के ऊपर हो, आपकी प्रायोरिटी आपकी स्टडी के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। आपको रात को जागना पड़ता है, आप पढ़ें, आप सुबह पढ़ना है। मैं ये कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहा जैसे आपको मोटिवेट, ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि इस स्टडी ने, इस प्रोफेशन ने आपको अर्न करके दे, एफएससी आपको अर्न करके नहीं दे रही, आपको मैट्रिक अर्न करके नहीं दे रही, ये स्टडी आपको अर्न करके देगी। जिस दिन ये स्टडी कंप्लीट है अगले दिन आपकी इनकम शुरू है, बल्कि कंप्लीट होने से पहले इनकम शुरू हो जाती है। आपने कंप्लीट होने के बाद इनकम शुरू करानी है, ये आपकी मर्जी है। आपने कंप्लीट करने से पहले इनकम शुरू करानी है, ये आपकी मर्जी है। हम लाख बुरा कहें, हम लाख कीड़े निकालें, मैं खुद निकालता रहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर लगे रहते हैं, आई कैप की वार लगाते हैं, सीट भी लगाते हैं, लेकिन बहरहाल एक चीज है, हमारी मर्जी है।
मैं जब चाहा था मैंने तब मैंने अपनी इनकम स्टार्ट कर ली। मैं ना चाहता मैं अगले 2 साल भी नहीं कर सकता, मैंने नहीं करनी थी। जिस दिन मैंने जाना कि यार मुझे इनकम की जरूरत है, लिटरली उसके 20 दिन बाद मेरी इनकम स्टार्ट हो गई थी। ये हमारी फील्ड है। आप मास्टर करने के बाद कॉन्फिडेंट नहीं होते, मास्टर आपको नहीं देता इनकम, आप पीएचडी करने के बाद भी आपको इनकम नहीं मिलती। तो बेटा अगर किसी फील्ड का रिवार्ड बढ़ा तो उसमें मेहनत होती है, और आपने सिर्फ मेहनत ही करनी है। अच्छा, ओके। तो भैया अगर हम बात करें कि आप एक दिन रिवीजन का रखें, एक दिन आप 5 पेपर का हर चैप्टर का रखें, तो भी हमारे पास 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। मतलब 1 मार्च कल से लेके 14 दिसंबर से 1 मार्च तक हमारे पास आगे 7 दिन और है। 1 से 7 मार्च तक वो 7 दिन और मैंने छोड़ दिया कि चलो भाई सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन हो जाएगी, कोई इशू नहीं है उसमें। 70 दिन है जिसमें आप इस शेड्यूल के मुताबिक सिर्फ रिवीजन याद करें। मतलब इस शेड्यूल में आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है यार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ये दिन आपका सिर्फ रिवीजन के लिए फिक्स हो। आपने नोट्स बनाने हैं, आपने रिवीजन याद कर दिया, दैट्स इट। एक दिन आपका रिवीजन के लिए हर चैप्टर का फिक्स है। आपको ये सोचने की टेंशन नहीं है कि यार मैं अगर आज रिवीजन कर रहा हूँ तो पता नहीं मैं एग्जाम तक इसको पूरा कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कोई टेंशन नहीं है, आपने जस्ट डेली एक चैप्टर की रिवीजन करनी। आप चाहे जब उसको पढ़ते हैं उससे अगले दिन 1-2 दिन तैयार किया, अगले दिन उसकी रिवीजन करें, उससे अगले दिन उसके 5 पेपर कवर करें। आप कंसेक्टिव में कर सकते हैं, आप 5-5 के ब्लॉक करके कर सकते हैं, आप कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। और मैं प्रेफर करूंगा आप कैटेगरी वाइज चलें। ये भी ना करें कि पहले सारी बुक की रिवीजन याद करें फिर प्रैक्टिस करें, भूल जाएंगे सारा। ये भी ना हो कि हर चैप्टर के बाद आप प्रैक्टिस करें, ये भी कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। साल याद होता है उस वक्त बंदा लिख देता है, तो थोड़ा सा भूलना थोड़ा सा याद करना ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप कैटेगरी वाइज जो है तैयारी करें। मिसाल के तौर पे जिस तरह इसके अंदर ये 4-5 चैप्टर हैं, इनको तैयार करें। सबसे पहले रिवीजन, फिर उसके बाद एक एक दिन सारों को देखे रिवीजन करें, एक एक दिन 5 पेपर करें और उसका टेस्ट कर लें। तो इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक हर चैप्टर को एवरेजली 2 से 3 दिन दिए हमने, बहुत है। हर चैप्टर के पेजेस तो देखो ना, 7-8 से ज्यादा किसी की है नहीं मेरे ख्याल में। एक चैप्टर है जिसके 9 बनते हैं बस, ये वाला कौन सा है, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर। एक ही चैप्टर है जिसके 9 बचते हैं। एवरेजली 5 पेजेस के चैप्टर है। हर को हमने मिनिमम 2 दिए, किसी को हमने 3 दिन भी दिया हुआ है आपके सामने। मैं ये लास्ट वाला है, मैंने उसको 3 दिन दिए हुए। तो क्यों, उसके अंदर चीजें हैं इस तरह की कि आपको 3 दिन चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। एक दिन आप रिवीजन कर सकते हो, एक दिन आप 5 पेपर उसके प्रैक्टिस करो सारे। तो फिर मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं बचती कि आपका पेपर ना निकले। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है, सॉरी थोड़ी सी मैंने कहा था कि एंड पे बात करेंगे, वो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी 5 पेपर की प्रैक्टिस है ना जिन दिन के अंदर, उसमें आपने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले जब भी आप पेपर में जाएं, आप पेपर उठाएं, आप क्वेश्चन उठाएं, सबसे पहले कितने चैप्टर ओल्ड बुक से कर सकते हैं? सारे ओल्ड बुक से सारे होंगे, 3 चैप्टर नए हैं बेटा। अच्छा, सबसे पहले आपने जब भी क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है, हम इसके ऊपर बड़ी डिटेल क्लास रखेंगे, लेकिन मैं छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि आप अपनी पढ़ाई जो है उसको स्टार्ट कर सके, उसमें पीछे ना रहे। सबसे पहले आपने जब भी कोई आपने क्वेश्चन उठाना है उसको हाईलाइट करें। हर क्वेश्चन का चांस है कि वो 3 कैटेगरीज में फॉलो करेगा। आपने जब भी लॉ का क्वेश्चन देखना है, उनको 3 कैटेगरीज के अंदर देखना है कि वो किसके अंदर फॉलो कर रहे हैं। नंबर 1 स्ट्रेट क्वेश्चन, नंबर 2 हाइब्रिड, नंबर 3 प्रैक्टिकल। 3 तरह के क्वेश्चन आपने जो भी क्वेश्चन उठाना, सबसे पहले तीनों की कैटेगरीज में फॉलो करके देखना है कि किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है? ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्लास में दिए गए आपको हिंट, लिंक्स, लॉजिक्स, उससे पता चलता है कि ये कौन सा। दूसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है, अगर उसके अंदर वर्ड स्टेट, नरेट, लिस्ट, मतलब इस तरह के वर्ड यूज हो रहे हैं तो वो स्टेट क्वेश्चन होता है। इस तरह ब्रीफली डिस्क्राइब, ब्रीफली एक्सप्लेन, वो नॉर्मली हाइब्रिड क्वेश्चन होता है। जिसमें एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस ये चीजें होती है, वो नॉर्मली प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। आपने सबसे पहले इनको इन 3 कैटेगरीज में फॉल कराना है।
जिस भी कैटेगरी में, अगर तो भैया स्ट्रेट क्वेश्चन वाली में आए तो आपने जस्ट रट्टा प्रोड्यूस करना है, और मैंने कहा कि ये पूरे पेपर का 30% से ज्यादा आर्ग्यू नहीं होगा। 30% मैंने बहुत ज्यादा मार्जिन दिया, नॉर्मली 18-20 मार्क्स का होता है क्वेश्चन। इसमें आपने स्ट्रेट प्रोविजन प्रोड्यूस की होती है, जो आपने रट्टा मारा होता है, कुछ भी और नहीं। इसके अंदर भी दो टेक्निकल पॉइंट्स है कि भाई स्ट्रेट क्वेश्चन क्या बिल्कुल स्ट्रेट है या उसके अंदर नेम वगैरह यूज हो रहे हैं। तो फिर उन दो का तरीकाकार डिफरेंट है कि इसको आंसर कैसे करना है। थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस के साथ वो जब आप क्वेश्चन के साथ आंसर को मैच करेंगे आपको खुद ही समझ लग जाएगी। नहीं तो इंशाल्लाह हम कुछ दिन में फिर इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन रखेंगे, क्योंकि अभी हम निकल गए तो हमारी क्लास 2 घंटे से भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद हाइब्रिड क्वेश्चन बेटा ये वो क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको प्रोविजन एक ही मतलब पैराग्राफ में बेसिकली आंसर करना है, एक ही पैराग्राफ में विद प्रोविजन आपने अपना डिसीजन देना होता है। तो उसमें वो आपसे लंबे चौड़े कंसेप्ट नहीं पूछता, वो आपसे आपका डिसीजन पूछता है। जबकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है बेटा ये 3 फेजेस में होता है। सबसे पहले आपने बेस बनानी। बेस कहां से आती है? हमेशा उस क्वेश्चन के अंदर से उठा, जो क्वेश्चन है उसी में से आपने बेस बनानी है, उसी की वर्डिंग में से ही आपने निकाल दिया। मिसाल के तौर पे कि भाई ये कंपनी जो है ये किस तरह की है, ये एक इंडिविजुअल है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने उसके बेसिक एसेंशियल लिखने हैं कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली पार्टी जो है वो इतने पैसे दे रही है, ये पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही, तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट है। फिर दूसरा फेज स्टार्ट करना है इसका, वो होना है प्रोविजन का। पहला फेज बेस है, दूसरा फेज प्रोविजन है। यहाँ पे आपने एज इट स्ट्रेट वही प्रोविजन प्रोड्यूस करनी है जो आप पढ़ के आए हुए हैं, जो आपने रट्टा मारा हुआ। थर्ड फेज जो है बेटा वो फिर इस प्रोविजन को इस बेस को मिला के कंक्लूजन देना होता है। फाइनल डिसीजन जो आपने देना है, शुरू में आपने जो बेस बनाई है और जो प्रोविजन बनाई है उसका मिक्सअप करके आपने प्रोविजन जो फाइनल डिसीजन देना है। इंडिपेंडेंट करने की कोशिश ना कीजिएगा कि भाई जो बेस है मैं अपनी तरफ से लिखता हूं, नहीं। इधर तुसी वास्को कोडेगा हमारे बच्चे, इतनी अंग्रेजी नहीं होती हमारी। हमेशा क्वेश्चन की वर्डिंग उठा के बेस बना, नंबर 1। नंबर 2 प्रोविजन आपको रटी होनी चाहिए। नंबर 3 कंक्लूजन भी कभी अपने वर्ड में ना लिखना बेटा, लॉजिकली कनेक्ट नहीं कर पाओगे, चीजों पर कनेक्शन नहीं बनेगा आपका क्वेश्चन का आंसर के साथ। क्वेश्चन का आंसर तो दूर की बात है भैया, आंसर के आपस के पैराग्राफ नहीं मैच करेंगे आपके। तो लिहाजा हमेशा जो कंक्लूजन होगा वो प्रोविजन वाला पैराग्राफ और बेस वाला पैराग्राफ उठा के उसी की वर्डिंग यूज करके आपने आंसर ड्राफ्ट करना है। बाकी इसकी जो मजीद प्रैक्टिस है वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको चीजें समझ आती जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हमारी आज की कुछ थोड़ी सी डिस्कशन थी। होपफुली आपको काफी सारी चीजें इसमें इंशाल्लाह क्लियर हुई होंगी। लास्ट पे एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि हमारा कल से फास्ट ट्रैक बैच जो स्टार्ट है, लॉ टैक्स, दोनों लॉज और टैक्स का। टाइमिंग उसकी बी लॉ की 10 बजे से 11 बजे तक, क्या टैक्स नहीं 11 से 12 बी लॉ है, 12 से 1 टैक्स है, और 1 से 2 जो है वो हमारी सी लॉ की इंशाल्लाह क्लास हुआ करेगी। जी अब आपके क्वेश्चन, आपके पास माइक आप कर सकते हैं। सर 3 कैटेगरी के मार्कर वर्ड्स रिपीट कर दें। देखो बेटा लास्ट थर्ड कैटेगरी है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, उसके 3 फेजेस है। फर्स्ट फेज होता है उसकी बेस, मतलब आपने उसी क्वेश्चन की समरी लिखनी होती है कि भाई इस क्वेश्चन में आपको इससे पूछ क्या रहे, पूरा क्वेश्चन है जस्ट आपने समरी लिखनी है कि इस क्वेश्चन में मिस्टर ए इतने पैसे दे रहा है बी को, उसके बाद बी ने जो है उसके साथ ये किया है, तो आप मिस्टर ए ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा फिर आपने शुरू करना, और वो क्या हो रहा है? प्रोविजन। ये क्या होगी? ये तो भैया सारा रट्टा हो रहा है। थर्ड में आपने क्या करना है? इस प्रोविजन और इस बेस को मिला के यहाँ पे कंक्लूजन देना। ये है हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर। ठीक हो गया बच्चे? क्वेश्चन आप माइक से भी कर सकते हैं, आप स्टार्ट करके करना चाहे आप कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। ओके चलो जी, हम यही अज्यूम करते हैं कि हमने बहुत अच्छा पढ़ाया है माशाल्लाह, आपको चीजें समझ आई होंगी। खैर देखते हैं किसी का कोई क्वेश्चन। चले सर काइंडली लेबोरेटेड फर्स्ट पेपर चैप्टर वाइज ग्रुप में शेयर कर दें। शफकत हमारी जो असाइनमेंट्स हुआ करती थी आपके पास पड़ी हैं, तो वो आप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा।
बल्कि आप सारे ग्रुप्स में शेयर करना पॉसिबल नहीं होगा फर्स्ट बच्चे। उसकी वजह ये है कि काफी सारे जो है ना वो ग्रुप्स हैं, कोई तकरीबन 50 प्लस ग्रुप्स हैं। तो मुझे नहीं पता कि हाँ, हमें नहीं पता आप किस ग्रुप से आए हैं। तो लिहाजा ये जो लिंक दिया ना, आप इसको ज्वाइन करें, और इसमें एडमिन है शफकत या HSP के नाम से, या क्या नाम है हमारा, LCA के नाम से एक एडमिन मौजूद है। आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर देंगे, वो आपको दे देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है बेटा जी, तो ये छोटी सी एक हमारी काविश थी आपके लिए, एक छोटी सी एफर्ट थी। निकालो यार, निकालो बस। कुछ भी लाइफ में मैटर नहीं करता। यकीन करो, जिस दिन आपका कैप निकलना है ना, और खास तौर पे सबसे ज्यादा खुशी पता है किस चीज की होती है? आप कम दिन में पेपर पास कर जाए, कम दिन में पढ़ के आप पेपर पास कर रहे हैं, ये बहुत खुशी होती है। आप सोच नहीं सकते। मैं अपनी बात करूं, मैंने एडवांस टैक्स को तकरीबन 20-25 दिन पढ़ के पास किया। मेरे साथ वाला जो दोस्त था, ये वो दोस्त था जिसकी आर्टिकल मेरे से 6 महीने पहले कंप्लीट हो चुकी थी, जिनकी मेरे से पहले कैप क्वालिफाई कर गए 6 महीने, उनकी आर्टिकल भी 6 महीने मेरे से पहले स्टार्ट हो गई थी। ये वो दोस्त था जो पिछले, जब इन्होंने आर्टिकल स्टार्ट की थी ना, आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी। तो आपको पता है कि पहले 1.5 साल बाद पेपर होते थे, पैक से क्लासेस लेना उन्होंने स्टार्ट की। 3 अटेम्प्ट की क्लासेस ली हुई थी उन्होंने, और उसके बाद क्या कहते हैं, एक अटेम्प्ट फिर उनको लग गई। फर्स्ट अटेम्प्ट में टैक्स नहीं निकला, सेकेंड अटेम्प्ट में मैं दिसंबर आखिरी भाई नवंबर पढ़ा, बड़ी मुश्किल से असाइनमेंट से 20 दिन का टाइम मिला। वो कोई नवंबर के 20 दिन मैंने तैयारी की, पेपर जाके दिया, वो भी पास, मैं भी पास। मैं खुश हूँ, वो मेरा मुंह देखे। अब बेचारे ऊपर से खुश तो हो रहे हैं, लेकिन मुझे पता था कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो ये चीज बेटा, इसकी खुशी अपनी होती है, तो इसको एंजॉय करने की कोशिश करें। सर मैं कैप 1, 2 और 3 दे रहा हूँ, क्या मुझे कैप 4 देना चाहिए? मेरा पहले रह गया था बेटा। अगर रह गया था, अच्छा, टैक्स पास करने के ट्रिक कोई नहीं है, इंशाल्लाह आप साथ बात करते हैं। कैप 1, 2, 3 दे रहे हो, कैप 4, कैप 1, 2 एंड 3 कॉस्टिंग, एंड कैप 4 लॉ। लॉ कितने पर आता बच्चे? मार्क्स बताए जरा। 38 बेहतर पोजीशन है। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप इस अटेम्प्ट में दें या ना दें। अगली जो बात मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा लॉजिकली मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा आपको कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। देखो बेटा, इस अटेम्प्ट में पेपर निकाल लो। रीजन क्या है? सबसे पहली बात बेटा, पहले रीजन ये है कि ये 3 चैप्टर्स का वेटेज 25 नंबर का है। टोटल वेजेस, टोटल पेजेस उसके कितने हैं? 13। ये जस्टिफाई नहीं होता। 13 पेजेस के 25 से 30 मार्क्स जस्टिफाई नहीं होते। तो इसमें क्या चांसेस है? इसमें चांसेस है, आप सबको पता है कि ये पॉलिसी बेटा कितनी हड़बड़ी में आई है। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे वो आई क्या अपना भुतर गया। तो वो प्रेसिडेंट वगैरह जो थे वो रिटायर होने वाले थे, उन्होंने कहा जाते जाते हमको चंद चढ़ा दिया, उन्होंने चंद चढ़ा दिया नई पॉलिसी देके। तो लिहाजा इसमें जो सिलेबस आया ये जल्दबाजी में दिया गया। नेक्स्ट इसमें सप्लीमेंट ऐड होने, ये बात आप मेरी लिख के रख लें। नेक्स्ट 1 और कमिंग 2 अटेम्प्ट में इसके अंदर सप्लीमेंट ऐड होना है। एंड बिलीव मी, इस पूरे सब्जेक्ट का 30% वेट इंक्रीज होगा। बारी असेसमेंट होती है, इतना पता चल ही जाता है, लेकिन आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह जब ये चीज होगी तब आप मुझे मैसेज करना। आज एक स्टूडेंट ने एक ऐसी बात का मैसेज किया है जो उसको मैंने कम से कम कुछ 3-4 महीने पहले और भी तो बात कर रखी होगी। है नंबर 1। नंबर 2 बेटा, ये जो नए टॉपिक इसके अंदर ऐड हुए, इसकी इस अटेम्प्ट में लेवल 1 टेस्टिंग होती है, T1 की टेस्टिंग होगी। ये वैसे T2 लेवल की टेस्टिंग में आते हैं, लेकिन आईकैप ने कहा है कि जो भी सब्जेक्ट के अंदर नया टॉपिक ऐड होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो हमेशा टेस्टिंग लेवल 1 पे होगी। उसकी लेवल 1 की टेस्टिंग से क्या मुराद है कि उसमें से बड़े क्वेश्चन नहीं आने, छोटे छोटे क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चन होंगे। मतलब 3 चैप्टर हैं, बड़े क्वेश्चन रखे तो भाई T1 से मुराद यह है कि 4 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं देगा वो। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चन बनते हैं भैया? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन 3 चैप्टर्स में से आने हैं। तो जितने क्वेश्चन छोटे होते जाते हैं, पास होने का चांस उतना बढ़ता है। आपको एक नहीं तो दूसरा तो आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा ना आए, भागेंगे ना। तो लिहाजा हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट आई के एक्सपोजर ड्राफ्ट में लिखा हुआ है स्कीम के अंदर कि लेवल 1 की टेस्टिंग होती है। ठीक है,
तो बाकी आप खुद अपने बेहतरीन जज हैं। अगर अभी 38 पे गए हैं तो बेटा अभी और नहीं तो कम से कम आपको डेली का घंटा चाहिए होगा, घंटा सवा घंटा आपको मस्ट देना पड़ेगा लॉ को, सिर्फ लॉ को। तो 1.5 घंटा मोर देन इनफ है, क्योंकि कोई ज्यादा खास चेंजेस है नहीं 3 चैप्टर्स के अलावा, बाकी वही है। तो लिहाजा 1.5 घंटा इनफ है। अगर आप ये दिन का निकाल सकते हैं, जस्ट गो फॉर इट। ओके सर, थैंक यू सर। मेरी इसमें जो है ना राइटिंग स्किल जो है वो कोई अच्छी नहीं थी इतनी। वो मेरी भी अच्छी नहीं है। आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं? जी सर। मेरी भी मिसाल अच्छी थी हमारे और दौर में, शुक्र नहीं थी, अगर होती तो मेरी पास नहीं होनी थी। अच्छा, क्या मसला क्या है उसमें? जी बिल्कुल, आप ये लोग करने का यानी वो तरीका नहीं आता था कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। हालांकि माइंड में था कि ये इसका आंसर है, लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था। शायद कुछ टेस्टिंग की वजह थी कि खुद को टेस्ट नहीं किया। मतलब कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन मुझे बता, कुछ थोड़ा सा आइडिया देना क्वेश्चन का। सर अभी तो इतना आइडिया नहीं है सर। इसमें बी लॉ में जो था ना इतना। अच्छा, लॉ का ही? जी सर, लॉ का। मैं कह रहा हूँ कि वो राइटिंग स्किल टेस्ट जो होता है, आप उसकी बात कर रहे हैं बेटा। लॉ के अंदर राइटिंग स्किल्स मैंने, हाँ चलो ये एक और अच्छी बात कर दी आपने, सबके लिए हो जाएगी, वरना इसको मैं जो एग्जाम गाइडलाइन क्लास थी उसके अंदर रखने वाला था। चले अभी मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, लॉ के अंदर मैं आपको एक छोटा सा कुलिया बताता हूँ। आप सब ऐसा करें, आई के आपके पिछले 3-4 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर निकाले और उनके सजेस्टेड आंसर निकाले। सजेस्टेड आंसर निकाल के देखिएगा कि अगर वो सजेस्टेड आंसर 80%, सजेस्टेड आंसर जो 80% पोर्शन है उन सजेस्टेड आंसर का, मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 8 क्वेश्चन का आंसर आई कैप ने इस पैटर्न के ऊपर दिया होगा, नंबर 1 पॉइंट्स होंगे, एंड नंबर 2 कोई भी पॉइंट 1.5 लाइन से बड़ा नहीं होगा। जाइए ये तजुर्बा करके देख रहे, एक ही सेंटेंस होगा एक पॉइंट के अंदर, अगले सेंटेंस में अगला पॉइंट होगा, उससे अगले सेंटेंस में अगला पॉइंट होगा, बहुत कम। हाँ मैं वही कह रहा हूं कि ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये जो 20, 25, 30% होता है, इन क्वेश्चन के अंदर वो पैराग्राफ करता है आंसर, इसके अलावा बाकी किसी क्वेश्चन में पैराग्राफ नहीं करता, हमेशा पॉइंट की फॉर्म में होगा, और 1 लाइन का या 1.5 लाइन का मैक्सिमम एक पॉइंट होगा उसका। उसकी वजह क्या होती है बच्चे, कि जब आप पैराग्राफ की शक्ल में इंग्लिश लिखने बैठते हैं तो आप इंग्लिश की टांगे बाजू तोड़ के अल्ताफ भाई को पार्सल करा देते हैं। हमारी इंग्लिश नहीं है उस लेवल की कि हम सेंटेंस को जोड़े। अब मिसाल के तौर पे लॉ के अंदर इज, एम, आर, मे, माइट, कुड, कैन, ये है ही नहीं, और हम अक्सर सेंटेंस इन्हीं वर्ड से यूज करते हैं। लॉ में सिर्फ 2 वर्ड यूज होते हैं, शैल एंड विल, दैट्स इट, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं। दूसरे नंबर पे लॉ की लैंग्वेज पैसिव वॉइस में ज्यादा है, एक्टिव वॉइस नहीं है। तो लिहाजा नंबर 1, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं जाना, ये गलती करेंगे। क्या होता है कि एक सेंटेंस को जब हम दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम वो क्या कहते हैं, आधे तितर आधे बटेर, किसी खाते के नहीं रहते। लिहाजा हमेशा पॉइंट की फॉर्म में आंसर करें जितना छोटा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, खुला खुला करके लिखना है, भाई आपके बुक के जितने पैसे लगने थे लग गए हैं, अब उनको हलाल कम से कम इस सेंस में तो करो ना यार, शीटें तो यूज करो ना, बचा के क्या करना है आपने। समझ आ गई बच्चे? बाकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, राइटिंग इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहते हैं ना कि राइटिंग मैटर नहीं करती, तो ये ऐसा नहीं है, वरना मैं फर्स्ट टाइम में निकल जाता सर प्रेजेंटेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं अभी तक बता रहा हूँ कि भाई 70% मैटर ही प्रेजेंटेशन, ड्राफ्टिंग, लॉजिकल कनेक्शन, इंटरप्रेटिंग, अंडरस्टैंडिंग करती है। बुक तो करती ही नहीं है लॉ में, बुक तो सिर्फ 30% मैटर करती है, जो स्ट्रेट पोर्शन होता है। स्ट्रेट पोर्शन होता है 15-20 नंबर का स्ट्रेट पोर्शन होता है, बाकी 10 नंबर का अगर यही मार्जिन दे देंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर जो आपने प्रोविजन प्रोड्यूस करनी होती है, इस वजह से वो 30% से ऊपर रिजल्ट नहीं आता कभी आई कैप का। हम क्या करते हैं कि अपना सारा जोर बुक को रटने पे लगा देते हैं, भाई बुक रटनी ही नहीं है। जब अगर बुक आपने रटनी ही है तो फिर आपको फाजल में ओपन बुक क्यों दी जाती है? समझ आ रही है बातें? और किसी और का क्वेश्चन? ओके जी, वासिद, फरसा,
शफकत, रिजवान, जिशान, किसी का कोई क्वेश्चन? उमर? सर नोट्स आपके मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, मैंने याद डालना उनका यार, आपके लिए आप शफकत को मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको सेंड कर देंगे। ग्रुप में शेयर करवा दें। अब कौन से ग्रुप में? अब यहाँ पे 50 से ज्यादा ग्रुप है, तो इसका बेहतर ये है कि आप जिस ग्रुप में हैं, जिस ग्रुप से ये लिंक आएगा, जिस नंबर से, उसी नंबर पे आप मैसेज कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, ओपन बुक कहाँ अलाउ है? बेटा रिपोर्टिंग R2 में ओपन बुक को आप ये नीले पीले स्टैंडर्ड, नीले पीले खैर ये वाले तो ऑडिट के हैं, ये भी आप लेके जा सकते हैं फाइनल में। ये ओपन बुक है। IFRS से तो कैप में भी ओपन बुक है, फाइनल में भी ओपन बुक है। उससे पीछे टैक्स की बुक पड़ी है, वो भी ओपन बुक है, आप लेके जा सकते हो। इसका कॉर्पोरेट लॉ भी ओपन बुक है, आप लेके जा सकते हो। फाइनल में कैप में सिर्फ R2 अलाउ है ओपन बुक में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, रिजवान बेटा। सर आपसे ये पूछना था कि पेपर को 100% अटेम्प्ट करना ज़रूरी है? अगर बेटा पेपर 100%। हाँ, अकाउंटिंग के पेपर जो होते हैं उनके अंदर कोई जरूरी नहीं, उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें काफी मार्जिन होता है। 85% अगर आप पेपर कर लेते हैं तो बहुत पे इंशाल्लाह काफी चांसेस होते हैं। थ्योरी के पेपर में हम ये बात नहीं कर सकते, उसकी वजह ये होती है बेटा कि आपको वैसे भी 50% मार्क्स मिल रहे होते हैं हर क्वेश्चन में से। थ्योरी के पेपर में किसी को पूरे मार्क्स नहीं मिलते। मतलब आप खुद देखो कि अगर मैं आपसे अभी कहूं कि आप मुझे टेस्ट करके दो, घर में बैठ के 24 घंटे के अंदर, मेरी क्लास में बच्चे हैं ना, उनको मैं 24 घंटे देता हूँ कि 24 घंटे में टेस्ट कर, 24 घंटे बाद जब मुझे टेस्ट करता है तो ऐसा लगता है किसी ने एक मकोड़ा पकड़ा है, उसको 2 चपेड़े लगाई है, वो हल्का सा बेहोश टून सा हुआ है, स्याही में डुबोया और छोड़ दिया उसे। तो ये तो वो हाल होता है। तो पेपर का प्रेशर ही कुछ और होता है बच्चे। तो ना हमारी प्रेजेंटेशन उस लेवल की होती है जो हम घर में तैयार करके गए होते हैं। मैंने आप बताया ना कि प्रेजेंटेशन, ड्राफ्टिंग, राइटिंग, नॉलेज, इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल कनेक्शन, इन सब के मार्क्स होते हैं। तो लिहाजा थ्योरी के पेपर में वैसे भी पॉसिबल नहीं होता कि किसी क्वेश्चन में आप पूरे मार्क लें। बहरहाल पूरा करें तो बहुत ज्यादा चांस है, लेकिन क्वेश्चन छूट भी जाता है तो भी चांस है पास होने का। लेकिन बहरहाल थोड़ी सी वो ना एक सस्पेक्टेबिलिटी आ जाती है कि यार मामला गड़बड़ हो सकता है। कोशिश करें कि आप यार गलत लिख के आ जाओ भाई, आप अक्कर बक्कर लिख के आ जाओ भाई, आपको क्या जाता है, लिखना ही है ना। जो देखो ऐसा तो नहीं है ना कि माइंड ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं है ना, कुछ तो है ना, लिख दो। इनर तो सेटिस्फाई हो जाएगा ना, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना। ठीक है बच्चे, थ्योरी का पेपर पूरा करना इंपॉर्टेंट है। एंड द कंक्लूजन ये सर क्योंकि मैंने तकरीबन 2 क्वेश्चंस मेरे रह गए थे ना, टाइम एंड हो गया था मेरा, तो मेरा 48 पे रह गया था इस बार, इस वजह से। तमाम लोग 2 मिनट की खामोशी रखे रिजवान के लिए। ये बड़ा बच का होता है भाई, हार्ट अटैक होता है 48 49 पे रहना। खैर 49 पे तो मेरे ख्याल में नहीं होता, 49 वाले को 48 कर देते हैं भाई, 49 वाले को 50 कर दो मर के यार। भाई ये नहीं करना आपने, 1 महीने 1 अटेम्प्ट की फीसें चली जाएंगी। अब 49 पे नहीं होता कोई पे, मुझे भी शायद नहीं मिला अभी तक, तो बहुत कम हो गए। 48 होता है या 50 हो, फिर पास ही होते हैं। अल्लाह ताला जो है वो आपके हाल पे रहम करे बच्चे। आपके साथ वाकई मसला हुआ है बेटा, आपकी तैयारी में कोई इशू नहीं था। आप जरा याद करें कि कहीं से आपकी कोई गुस्ताखी हुई है, कहीं पे आपने कहीं पे इखलाक में कमी रखी है, कहीं पे कोई इस तरह का। ये जो 48 वाला होता है ना बेटा, देखो हकूकुल इबाद जो है ना, उनका हिसाब अल्लाह ताला लेता है, अपने मामला छोड़ देता है। आप मेहनत नहीं कर रहे, कोई नहीं, अल्लाह ताला ने आपकी एक जगह लिखी हुई है, किसी तरीके से उसने रिस्क देना है आपको। लेकिन अगर कहीं पे आप हकूकुल इबाद का मसला करके आते हैं तो बेटा उसका आपको यहीं पे भुगतना होता है। और ये तब ये एक टेस्ट होता है, ये लिटमस टेस्ट होता है कि देखो कि आपको कहाँ पे तकलीफ ज्यादा हो रही है। आप 35 में भी फेल हो सकते हैं, आप 36 में भी हो, अब 48 में क्यों है? सोचने वाली बात है ना। तो क्या देखो, एक बच्चे जो 48 ले सकते हैं वो 50 भी ले सकते हैं। ये बड़ा अजीब सा लगता है ना कि यार एक बच्चा 48 ले गया, 50 नहीं ले सकता। जो 48 ले सकता है वो 50 भी ले सकता है, मतलब उसकी तैयारी इस लेवल की है। इसके बावजूद रह गए तो बेटा जरा सा सोचें, गौर करें, कहीं पे आपसे कहीं ना कहीं पे आपको कोई बात जो है ना वो रह गए हैं। माँ बाप, उस्ताद, दोस्त, बहन भाई, सबका आप सोचें एंड उसको कंपनसेट करने की कोशिश करें। ये मेरा अपना आजमाया हुआ तजर्बा है भाई। ठीक है बच्चे? हाँ सजाद पुत्र, आप भी आपकी क्लास बड़ी जल्दी है।
जियो मैथ सर तरह से गया हुआ था सर। अच्छा माशाल्लाह। क्वेश्चन कोई? सर ये अटेम्प्ट जो है ये मैटर करती है अगर आपने 2 साल में ही कैफ पास किया हो, कैफ और एएफसी? किस सेंस में मतलब मैटर करती हैं? जॉब के लिए बिल्कुल ही मैटर करती है, फॉर्म में जाने के लिए मैटर करती है, लेकिन आपको पता है ये इंडक्शन के लिए बिल्कुल मैटर करती हैं, लेकिन आपको पता है कि हर बड़े के ऊपर कोई और बड़ा होता है। अल्लाह ताला की बात सबसे बड़ी है, लेकिन हमारे जो दुनियावी बड़े हैं उनके ऊपर कोई और बड़ा होता है। तो लिहाजा बच्चे क्या कहते हैं कि आपकी अटेम्प्ट्स भी होंगी, कोई आपकी जगह पे रेफरेंस वाला आ गया तो आपको ले जाएगा। बहरहाल अटेम्प्ट्स मैटर करती हैं फॉर्म में, खासतौर पर बड़ी फॉर्म में तो मैटर करती हैं, छोटी फॉर्म में इतनी मैटर नहीं करती, बल्कि छोटी फॉर्म वाले तो लेते ही ज्यादा अटेम्प्ट वाले हैं ना। सर ये बिग 10 से अगर की हो जो आपसे पूछा था सवाल सर, तो कोई मसला तो नहीं होता ना आगे जॉब शॉब में? मैंने कहीं सुना था कि अगर आर्टिकलशिप आपकी इस तरह ना हुई हो फर्म से तो बहुत मसला होता है जॉब में। आर्टिकल फर्म से ही ना हुई हो या बड़ी फर्म से ना हुई हो? मतलब सर मिसाल है कि मतलब कुछ अच्छी फर्म्स जो हैं उनसे ना हुई हो तो फिर प्रॉब्लम होती है जॉब में। हाँ यार बच्चे, ये एक हकीकत है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर फर्म का ठप्पा मैटर करता है, चाहे आपको काम आता हो या ना आता हो। क्यों? आप मार्केटिंग में देखें, आप एडवर्टाइजमेंट में देखें, हर बंदा कह रहा होता है रिप्यूटेबल फर्म, तो रिप्यूटेबल में तो सबसे पहली प्रेफरेंस बिग 4 या टॉप 10 ही आती है। लेकिन लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम होता है बच्चे। अगर आपका होता है कोशिश करें कैटेगरी ए में जाए, टॉप में जाए। अगर नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना आर्टिकल स्टार्ट करना। सर ये मसला 3-4 वही साल होता। वाले हो जाते हैं बिग 10 में? जी बेटा, 3-4 साल वाले हो जाते हैं बिग 10 में? बेटा 5 साल वाले भी मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जो हो गए हैं। देखो मैंने आप पहले कहा था, आपसे ये बात हो चुकी थी कि फर्म का जो हमारा एक सोच है कि फर्म सिर्फ मार्च के रिजल्ट के बाद या सितंबर के रिजल्ट के बाद जो है वो इलेक्शन करती है। ऐसा नहीं होता, फर्म पूरा साल इलेक्शन करती रहती होती है। वो तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। फर्म को पूरा साल स्टूडेंट चाहिए होते हैं ना। बेसिकली अगर आपने किसी फर्म में जाना है तो आपको मुसलसल फॉलो अप करना चाहिए, सीवी ड्रॉप करें एंड उसके पीछे पढ़ें। 2 महीने 4 महीने वो आपको रख लेंगे, हाथ मुंह धो के पढ़ जाए पीछे, दैट्स इट। ये एक सोल्यूशन है, और कोई भी फर्म वो आपको रख लेगी। सीधा इनकार नहीं करती फर्म, आपकी कमिटमेंट हर कोई चेक करता है, मैं खुद चेक करता हूँ जब ट्रेनिंग रखता हूँ। तो भैया पीछे पड़ जाना आपने, ठीक हो गया? गुड हो गया सर। मेरा भी लास्ट फर्स्ट ट्रैक में बेस 39 पर रह गया। 39 फिर भी यार मार्जिन है, वो चीज भी कर सकते हैं जो 48 वाले के साथ हुआ है, लेकिन आपके साथ भी बहुत ज्यादती है। मुझे इस चीज का सबसे बड़ा दुख हुआ है बीएमबीएस को सिलेबस से निकालने का। ये वो वाहिद सब्जेक्ट था बच्चे जो आपको बिजनेसमैन बनाता था। मैं एक बिजनेसमैन हूँ एंड मुझे पता है कि वो 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था। इसके अलावा है फाइनल की बीएमएस भी है और उसकी भी है। और मुझे ये नहीं समझ आता कि बीएमबीएस रिमूव क्यों किया। मतलब एमएफए टोटली एक नया टॉपिक है तो उसको ऐड कर दो। बीएमबीएस पास बच्चे को एमएफए एग्जाम हो रहा है, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? 98% टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। मैं भी ये कह रहा था ना कि आई अपनी चंद चढ़ाया जल्दबाजी में, चंद चढ़ने का एक नतीजा है। R1 इकोनॉमिक्स एग्जाम से कर दी बच्चों को, खुदा का खौफ करो यार कुछ। अल्लाह अकबर। बेटा देखें सर जो फाइनेंस को भी इन्होंने ना इंटर बेटा एमबीए फाइनेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया ना, इंटर जो है एमबीए फाइनेंस इसने किया हुआ है। आप यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिकली आई थिंक हर यूनिवर्सिटी से नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी का शायद नाम का आई थिंक इसका। सर एक बात कौन मुझे बेटा, यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं एमबी के लिए एमबीए किया हो जिनसे? मुझे नहीं पता, पर जाहिर सी बात है लम्स उसमें आता होगा, आईबी आता होगा, और ये दो तो मास्टर होंगे। ये अमीर वाली यूनिवर्सिटी उसमें होती है ना, तो ये चीज उसके अंदर चलती है। देखो बेटा मैं एक चीज आपको बता दूं एंड पे, कि जो ऊपर लोग गए बैठे हैं हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। हम सजेशन देते रहते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सारा कुछ। वो लोग प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर नहीं बैठे, और खासतौर पर स्टूडेंट मार्केट के अंदर तो वो है ही नहीं, तो उनको इन चीजों का अंदाजा नहीं है। लेकिन बेटा आप लोग इंशाल्लाह आज हमारे हाथ में, और आपने कल को इन्हीं पोजीशन पे जाना। अब में आप में से कई लोग होंगे जो आई कैप की मैनेजिंग पोजीशन के ऊपर बैठे होंगे।
तो बहरहाल आपको हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आपकी ग्रूमिंग, आपकी ट्रेनिंग, आपकी डेवलपमेंट इस लेवल की करें कि आप लोग जाके कम से कम कुछ ऐसे डिसीजन ले सकें जिनके लिए जो तकरीबन ओवरऑल बेनिफिशियल। वरना ये जो रूटीन चल रही है ये हमारे लिए, ये पूरी सीए की गुडविल के लिए एक दिन आइटम बम बन के फटने वाला है। आप खुद देखोगे तकरीबन 90% स्टूडेंट फेलियर है जो सेंटर में बैठा हुआ है, ना वो ऊपर का है, ना वो नीचे का, ना वो आगे का, ना पीछे का, और ये नंबर कम्युलेट होता जा रहा है। 60-70,000 नंबर हो चुका है। और अब तो सोशल मीडिया और सारे स्टूडेंट इंटरलिंक के आपस में, ये कब तक खामोशी रहेगी? और जिस दिन ये बुलबुला फटेगा हमारी गुडविल के स्पेसिफिकेशन, तो मैं तो हमारी सारी गुडविल ही ना। तो लिहाजा आप लोग बच्चे, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, तरक्कियां दे, आप बहुत ऊपर जाएं इंशाल्लाह। आप आईकैट की भी मैनेजमेंट में जाएंगे, मेंबर्स बनेंगे उनके, आप में से कोई भी इंशाल्लाह। तब आपने इन चीजों को ध्यान में रख के डिसीजन लेंगे। ठीक हो गया बच्चे? ओके जी, और क्वेश्चन कोई? सर वो तरीका बताना था सर आपने, वो पेपर वाला, वो जो आप बता रहे थे पास होने वाला। लॉ का बेटा वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वो हम कर चुके हैं। इस वीडियो को तकरीबन आखिरी 30 मिनट की वीडियो आप देख लेना, ठीक है? आखिरी 30 मिनट सही है सर। हाँ, आखिरी 30 मिनट इंशाल्लाह यूट्यूब पर अपलोड होगा। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में, फिर किसी क्लास में। एग्जाम गाइडेंस क्लास भी होगी हमारी। अपने अपने ग्रुप्स में रहिए, अपनी मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माँ बाप का पैसा हलाल करें बच्चे, बहुत मेहनत से। और आज के दिन में, आज के टाइम पे अगर वो आपको फीसें दे रहे हैं ना बच्चे, तो ये उन्हीं को ही पता है वो किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं। मतलब हम अच्छे खासे कह सकते हैं ब्रेड एंड बटर वाले बंदे जो हैं वो परेशान है। आपके वालिदैन तो वालिदैन होते हैं, उनके ऊपर कई लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कई बच्चे होते हैं। तो लिहाजा हमेशा हमेशा आपकी प्रायोरिटी में आपके पेरेंट्स होने चाहिए। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। आप पास करें तो उनके लिए, आप पढ़ें तो उनके लिए, आप कमाएं तो उनके लिए। आपकी दुनिया भी इससे संवरेगी बेटा, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी इसमें। नहीं तो बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, बाकी सब वो चीजें हैं जो हमें हमारे दुनिया के भी मतलब से हटाती हैं, हमारे आखिरत के मतलब से भी हटाती हैं, और एट द एंड हमारे किसी काम की नहीं होती। सब टोटल डिस्ट्रैक्शन है बच्चे। हमें 30 साल हमने जिंदगी के, 25 साल 20 साल अल्हम्दुलिल्लाह आप गुजार चुके हैं सारे, आधी तो गुजर गई ना अपनी। क्या कर लिया हमने इसमें? तो कम से कम जो रिमेनिंग है बच्चे, उसके अंदर कुछ ऐसा करें कि दुनिया में चले जो भी हो, आखिरत में आप जब कयामत वाले दिन अल्लाह ताला को भी फेस कर सकें, अपने वालिदैन को भी कर सकें, आप सल्लम को भी फेस कर सकें। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे बच्चे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी भी क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे बच्चे। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।